इसके बाद अगला चैप्टर पीजीपी। नेक्स्ट अगले चैप्टर में आते हैं पीजीपी। ध्यान से सुनिएगा, हमारा दो हेड्स हो गया, पहला हेड सैलरी हो गया, दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी हो गया। हाउस प्रॉपर्टी 27 पे खत्म हुआ और 28 से चालू हो जाएगा हमारा पीजीपी। पहले नंबर्स माइंड में बैठाइएगा, तो ये चैप्टर 28 सीरीज 28 से 44 तक जाएगा। 20 सीरीज में जो भी सेक्शन होगा 20 टाइम पास है। जैसे 28 पहला सेक्शन चार्जेबिलिटी है, 29 में फॉर्मेट का बात होगा जनरल सा। 30 ये एक्सपेंस अलाउ करने का बात करेगा, ये अलावेंस सीरीज है। और 40 डिस अलावेंस सीरीज है, ये खर्चा नहीं अलाउ करने का बात करेगा। सुनिएगा, 28 चार्जेबिलिटी, 29 में फॉर्मेट, 30 अलावेंस, 40 डिस अलावेंस। 30 में भी अगर हम बात करें तो 30 से लेकर 36 तक स्पेसिफिक खर्चा के बारे में बात किया गया है, और 37 में जनरल एक्सपेंस। 30 से 36 में आपको पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिखा हुआ मिलेगा, 37 में नाम नहीं क्राइटेरिया लिखा हुआ मिलेगा, और जो भी खर्चा वो 37 का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको आप 37 में डेबिट मार देना। क्लियर है? 38 नंबर सुना रहे हैं अभी हम सिर्फ। 38 बोलता है अगर कोई खर्चा पार्टली बिजनेस है पार्टली पर्सनल, तो बिजनेस पार्ट अलाउ होगा, पर्सनल पार्ट अलाउ नहीं होगा। 39 डिलीटेड है तो 30 हो गया। 40 में डिसअलावेंस है, वहां पर कुछ क्राइटेरिया बोला जाएगा, अगर आप ये क्राइटेरिया तोड़ते हैं तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए एक और बात यहां पर, इस चैप्टर को 145 से भी लिंक करते हैं हम लोग। 145 होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये बोलता है पीजीपी चैप्टर या आईएफओएस, ये दोनों के बारे में बात होता है कि इसमें आप कैश बेसिस भी फॉलो कर सकते हैं या अक्रूवल भी। क्लियर है? बट जो भी करिएगा कंसिस्टेंटली करिएगा। नेक्स्ट 30 से 36 क्या बोले हम आपको? स्पेसिफिक एक्सपेंस। तो 30 बोलेगा बिल्डिंग का खर्चा, कौन सा? रेवेन्यू खर्चा, रेंट, रेट्स, टैक्सेस वगैरह। तो 30 बोलता है कि अगर आप बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस करेंगे पीएल में डेबिट कर देना, बट वो खर्चा रियल खर्चा होना चाहिए, नोशनल नहीं। आई गेस आप यहां लिखे होंगे कुछ। मान के चलो हम अपना ओन बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते अगर बिल्डिंग ओन नहीं होता और कहीं और से रेंट पे लेते तो इतना रेंट होता तो पीएल में डेबिट मारने दो, वो अलाउ नहीं होगा। खर्चा एक्चुअल अलाउ होगा, नोशनल नहीं। लिखे हम लोग ये बात। क्लियर है? नेक्स्ट 31 ये बोलेगा अगेन, जैसे बिल्डिंग का रेवेन्यू खर्चा 30 अलाउ किया, 31 बोलेगा प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का रेवेन्यू एक्सपेंस आप पीएल में डेबिट कर सकते हैं। तो बिल्डिंग का रेवेन्यू खर्चा आ गया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर का रेवेन्यू खर्चा आ गया। 32 बोलेगा इन सब का कैपिटल खर्चा को भी आप पीएल में डाल सकते हैं धीरे धीरे डेप्रीसिएशन के नाम पे। इसमें अमेंडमेंट था, ठीक है, फॉर्मेट में कुछ चेंजेस है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कैपिटल गेन चैप्टर से भी लिंक होता है। अगर कोई मिस किया है अमेंडमेंट तो प्लीज कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सेफ साइड बोल रहे हैं, 10 से 12 मार्क आएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड ज्यादा है बट हम प्रूडेंस के हिसाब से बोल रहे हैं 10 से 12। क्लियर है? सुनिएगा, डेप्रिसिएशन अलाउ करने के लिए पहला कंडीशन आप ओनर होने चाहिए, उसको यूज करिएगा बिजनेस के लिए एसेट को, और ड्यूरिंग द ईयर यूज करेंगे तभी खर्चा अलाउ होगा। वैसे यूज्ड इन द प्रीवियस ईयर का मतलब यहां पर आता है, यूज में इंक्लूड होता है पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब रेडी टू यूज। अगर आपका कोई एसेट है वो रेडी टू यूज है, ठीक है, स्पेयर टाइप का ही है, रेडी टू यूज है, एक्चुअल यूज में नहीं डालें, फिर भी आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाला होता है कि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए पहला कंडीशन आप ओनर होने चाहिए। एक एक्सेप्शन मिलेगा लीज वाले केस में, ठीक है, अगर आप लीज में कोई प्रॉपर्टी लिए हैं, लेसी हैं, उस केस में आप ओनर नहीं है। बट अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उस पोर्शन का भी आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स में तो दो बात ध्यान रखना है, हमारे यहां डेप्रिसिएशन एसेट वाइज नहीं लगता है, हमारे यहां कैसे लगता है? ब्लॉक वाइज। अब ब्लॉक कैसे बनाते हैं? तो सेम क्लास ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट, तो क्लास भी सेम होना चाहिए और रेट भी सेम, तो उसको आप एक ब्लॉक बनाएंगे। और जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे हमारे यहां तो कौन सा मेथड होगा? WDV मेथड। हाँ, एक एक्सेप्शन मिलेगा पावर सेक्टर, वहां पर ऑप्शन देंगे आपको WDV या SLM। क्लियर है? बाकी सबके लिए WDV है। नेक्स्ट, अब ब्लॉक का बात करें तो एसेट्स ब्रॉडली दो कैटेगरी में है, ब्रॉडली, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल, ठीक है। इंटेंजिबल्स में अमेंडमेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर पहले गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन मिलता था, अब आपको उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और ये चीज लिंक होगा कैपिटल गेन से भी।
तो नेक्स्ट डे जब हम कैपिटल गेन करवाएंगे ना तो इसको फिर से फोकस करेंगे, क्योंकि वहां से पहले 55 पढ़ेंगे तब ये चीज अच्छे से समझ आता है। क्लियर है? नेक्स्ट टेंजिबल में भी अगर अपने बात करें तो बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे सिप अलग से लिखा था बट बेसिकली वो प्लांट एंड मशीनरी में ही फॉल करता है। नेक्स्ट ये रहा न्यू फॉर्मेट। न्यू फॉर्मेट एज सच देखने में बड़ा है, अगर मान लो कोई पहले किया है तो देखने में बड़ा लगेगा बट है सिंपल सा चीज। क्या बोल रहा है? डब्ल्यूडीवी हम लोग निकालते हैं और हम लोग हमेशा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कैसे निकाले? तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैसा आएगा? तो पिछले साल का क्लोजिंग से पिछले साल का डब्ल्यूडीवी से पिछले साल का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेरे साल का ओपनिंग। ओपनिंग में एडिशंस पहले भी था, बस यहां पर एक चीज ऐड हो गया, गुडविल पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस साल कुछ भी परचेस किए हैं या फिर एडिशंस किए एसेट तो उसको ऐड करिएगा ब्लॉक में, गुडविल में ऐड करिएगा। लेस करिएगा रिसीवेबल्स, रिकवरीज। अब रिकवरी किसी भी तरीके से हो, एसेट बेच के हो, स्क्रैप करके हो या इंश्योरेंस क्लेम, तो जो भी अमाउंट रिकवर होता था पहले भी लेस करते थे, अभी भी लेस करेंगे। सेल वैल्यू, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम और स्क्रैप। पहले ये तीन करने के बाद आप बोलते थे क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब यहां पर थोड़ा सा चीज ऐड हो गया, एक स्लम सेल। अगेन इसका बात हम कैपिटल गेन के थ्रू ही करेंगे क्योंकि स्लम सेल में भी चेंजेस आया है। और अभी से हम बोलते रहे स्लम सेल पे जो न्यूमेरिकल आप करेंगे ना वो भी मान के चलिएगा एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। ठीक है? और वो आएगा तो 6 से 8 मार्क, उससे कम नहीं आएगा। स्लम सेल 50B न्यूमेरिकल। इसके अलावा गुडविल। गुडविल पे पहले डेप्रिसिएशन आपको मिलता था, ठीक है? अब आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर 19-20 तक का डेप्रिसिएशन है तो लेस होगा, बाकी लेस नहीं होगा। तो ये दो चीज जस्ट हम दिखाए हैं, ये दो चीज आफ्टर कैपिटल गेन्स चैप्टर वापस से समझाएंगे यहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आया उस पर डेप्रिसिएशन निकालोगे। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको 180 डेज वाला क्राइटेरिया देखना होता है, बट ये भी याद रहना चाहिए आपके पास कि 180 डेज हर साल नहीं देखते, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में देखते हैं हम। ठीक है? तो अगर कोई आप एसेट परचेस करते हैं और उस साल 180 डेज से कम यूज करेंगे तो हम आप पे 50% डेप्रिसिएशन देंगे, मतलब एक्चुअल रेट का 50 एल्स 100। बट बोलेगा इस साल हम एसेट खरीदे, यूज ही नहीं किया, अगले साल 10 दिन यूज किए। इस साल एसेट परचेस किए, यूज ही नहीं किए, अगले साल 10 दिन यूज किए, अगले साल पूरा मिलेगा। पूरा मतलब जो भी रेट है, वहां पर हाफ मत करिएगा, हाफ सिर्फ फर्स्ट ईयर में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मान लो आप एसेट परचेस करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट अगर आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं कैश में तब नहीं मिलता है। याद है सिंगल डे में सिंगल बिल, सिंगल पर्सन, जैसे 40 कैपिटल A3 है वैसे यहां भी लिखा हुआ है। तो मान लो हम 5 लाख का एसेट परचेस करते कैश में, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। हम 5 लाख का एसेट परचेस करते 4 लाख बैंकिंग रूट से, 1 लाख कैश, तो 4 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, 1 लाख पे नहीं, क्योंकि 10,000 से ऊपर आपको हम लोग अलाउ नहीं करते कैश में। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप एसेट बेचते हैं तो इस पे हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, सेक्शन 50। अब इसके लिए डिपेंड करता है कि एसेट बेचे तो गेन कब होगा। तो अगर आपका जो जिस प्राइस में बेचे कॉस्ट के ऊपर बेचेंगे तो गेन होता है। 50 लाख का एसेट था, आज का दिन, ध्यान सुनिएगा, 50 लाख का एसेट है, आज के दिन उसका वैल्यू 45 है आफ्टर डेप्रिसिएशन, बट हम बेचे तो सेलिंग प्राइस था 52। बोलिएगा 50 का एसेट था, ओरिजिनल कॉस्ट, आफ्टर डेप्रिसिएशन आज 45 है बट बेचे 52 में। तो ये जो 2 लाख है ओवर एंड अबव कॉस्ट, ओवर एंड अबव कॉस्ट, ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता है तो, अगर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो ब्लॉक में एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है? तो वही लिखा हुआ है कि अगर आपका फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ज्यादा नहीं है तो ब्लॉक चेक करिएगा। से मान के चलो मेरा एसेट का कॉस्ट है, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन था, ठीक है? मेरा एसेट का कॉस्ट है 45 और उसको हम बेचें, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लो 40 है, तो देख के लॉस लगेगा। बट ये लॉस तब बोलिएगा ना जब एसेट वाइज देख रहे हैं तो आप, कि एक एसेट 45 का था, बेचे 40 में, बट क्या पता उसका ब्लॉक बचाओ। अगर ब्लॉक बचा हो तो आप एसेट वाइज कैलकुलेशन करते हैं क्या? नहीं। तो अगर ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा तो आप एसेट वाइज कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ब्लॉक नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हाँ लॉस या गेन होगा।
बोलेगा मेरा ब्लॉक में एक ही एसेट है, एक ही एसेट है, ब्लॉक का वैल्यू 45 था, बिका 40 में, और कोई एसेट नहीं है, तब ये लॉस है भाई, क्योंकि आपके पास ना एसेट है और 5 का कम मिला। एक ही एसेट था ब्लॉक में 45 लाख का, बिका 40 में, अब ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं, तो 45 का चीज 40 में बेचें, 5 का लॉस। बट बोलिएगा मेरे ब्लॉक में 3 एसेट है और इसका वैल्यू है 50 लाख, एक एसेट को हम बेचते हैं 10 लाख में, इस एसेट का कॉस्ट है 12 लाख, तो 2 का लॉस बोल दे क्या? ये गलती मत करिएगा, 2 का लॉस बोलने का मतलब आप एसेट को देख रहे हैं, ब्लॉक को नहीं। समझ आ रहा है? तो आप ये मत बोलिएगा कि एसेट 12 का था, एसेट तो है ही नहीं, हमारा ब्लॉक है। तो उस केस में आप यहां से 10 लाख लेस करेंगे और ब्लॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40। तो जब ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो क्लोजिंग WDV आएगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा तब गेन या लॉस। क्लियर है? नेक्स्ट, गुडविल का बात कर ही लिए कि गुडविल का डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 2021 से आपको मिलना बंद हो गया। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते हैं तो कुछ रूल्स को माइंड में ध्यान रखिएगा। जैसे डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा अगर आपका एसेट 31 मार्च को है, मतलब साल के आखिरी दिन आपके पास एसेट है, क्लोजिंग WDV है, तभी डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर हम एसेट परचेस करते हैं और 11 महीना यूज करके मान लो 1 मार्च को बेच देते हैं, तो आप ये मत बोलिएगा 11 महीने का डेप्रिसिएशन दो, हम लोग क्लोजिंग दे देते हैं। 31 मार्च को एसेट है तो मिलेगा, एल्स नहीं। WDV नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव मतलब लॉस। अभी देख के आए हम लोग, 45 का चीज 40 में बेचे, सॉरी हाँ 45 का चीज 40 में बेचे, बोलिए तो पहले। कोई ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता, 45 का चीज 40 में बेचे, लॉस। 40 का चीज 45 में बेचे, गेन। नेगेटिव का तो बात ही नहीं आना यहां पे। नेक्स्ट, 180 डेज वाला बात भी हो गया। सुनिएगा, रेट्स जो है, रेट्स में भी एक बात याद रखना है अपने को कि गुडविल पे अब कोई डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। इंटेंजिबल्स पे एक ही रेट है, ऑल इंटेंजिबल्स एक्सेप्ट गुडविल, क्या रेट होगा? 25। इसके अलावा बिल्डिंग अगर है तो बिल्डिंग में 3 टाइप का बिल्डिंग हो सकता है। अगर रेसिडेंशियल नेचर है बिल्डिंग का तो कम डेप्रिसिएट होता होगा, तो कम डेप्रिसिएशन रेट है 5%। नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग है 10, टेम्पररी बिल्डिंग है तो 40। हमारे यहां 40 से ऊपर कोई रेट नहीं है, नॉर्मली बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्नीचर वगैरह पे तो एक ही रेट है 10। प्लांट एंड मशीनरी जो कहीं नहीं आएगा वो प्लांट एंड मशीनरी में आता है, और प्लांट एंड मशीनरी में अलग अलग रेट है, इतना सारा, जिसमें अगर अपने बात कर ले तो जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब जो एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर मैक्सिमम डेप्रिसिएशन मिलेगा। एग्जाम्पल, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, ठीक है, इन पे कितना मिलेगा? मैक्सिमम मतलब 40, जो ज्यादा ऑब्सोल्यूट हो रहा है। सेम कंप्यूटर जल्दी ऑब्सोल्यूट होगा 40, बुक्स 40, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑब्वियसली ये हेल्प करेगा आपको कंट्री में, तो इस पे भी मैक्सिमम दे रहे कितना? 40। इसके अलावा थोड़ा सा बात करते हैं एरोप्लेन, ठीक है, 40, लैंड पे आए 30, वाटर में गए सिप 20। तो एरोप्लेन 40 था, लैंड व्हीकल नॉर्मली 30 अभी हमारे हैं, और सिप में 20। वैसे हम लोग बोले लैंड व्हीकल पे 30 है, बट लैंड व्हीकल भी 2 टाइप का होता है। बोलेगा एक आदमी, हम कार परचेज करते हैं बिजनेस के नाम पे, नॉर्मल यूज, और एक आदमी अपने ओला उबर के लिए कार परचेज करता है, क्या दोनों पे सेम रेट है? नहीं, ओला उबर वाले पे 30 है और नॉर्मल आदमी पे 15। हाउएवर अगर आप इस पीरियड में कार खरीदे होते तो आप पे जो भी रेट है उस पे 15% एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे अगर आप हायर बिजनेस में हैं तो 30 है, बट अगर आप 23 अगस्त 19 से 31 मार्च 20 के बीच में कार परचेज किए होते 30 + 15 45। सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें आप 40 क्रॉस करते हैं, बाकी नहीं करते, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल आदमी खरीदे तो 15 है, बट इस पीरियड में खरीदा होगा तो +15 30। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद 32 में डेप्रिसिएशन सुने। नेक्स्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सबको नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग वाले को, या फिर पावर जनरेट कर रहा हो, प्रिंटिंग कर रहा हो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। और मैन्युफैक्चरिंग को भी किस पे मिलेगा? तो ऑल एसेट्स पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में मिलेगा, वो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे।
ठीक है, तो फर्नीचर पे नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट अपने बोले इंटेंजिबल्स पे नहीं मिलेगा, सिर्फ किस पे मिल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें भी न्यू, न्यू मतलब सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा सुनिएगा, प्लांट एंड मशीनरी में तो सब कुछ आता है, कंप्यूटर भी आता है, एसी भी आता है, ले ले, जल्दी से बोलिएगा। नहीं, तो इसमें भी अपने बोलते हैं कि हाँ प्लांट एंड मशीनरी पे आपको मिलेगा, बट जो मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा ना उसी पे मिलेगा। तो यहां देख लो किस किस पे नहीं मिलता है, सेकेंड हैंड पे नहीं मिलता है, ऑफिस प्रीमाइसेस में जो यूज हो रहा है उस पे नहीं मिलता है, ऑफिस अप्लायंसेस या शिप एयरक्राफ्ट व्हीकल्स ये सब मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं हो रहा है। या फिर बोलिएगा मेरा जो मान लो एसेट है उस पर हम 100% डिडक्शन ले चुके हैं, 35 एडी में मान लो, 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन भी मिलेगा? नहीं। तो अगर आप 100% डिडक्शन ले रखें तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन न्यू स्कीम ऑप्ट करेंगे तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? तो हम लोग बोले 20%। हर साल क्या? नहीं, एक बार मिलता है। अब मान ले फर्स्ट ईयर जब हम परचेस किए और 180 दिन से कम यूज किए तो 20 का हाफ मिलेगा, बैलेंस हाफ लैप्स कर जाएगा क्या? नहीं, उसको अगले ईयर आप ले सकते हैं। पहले यहां 35 वाला भी था, वो सब डिलीट हो चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट लीज वाला बात कर ही ली हम। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन का क्लेम मैंडेटरी होता है, आप क्लेम करो ना करो हम लोग मानेंगे कि वो बाय डिफॉल्ट लेस हो रहा है। स्पेशल केसेस ऑफ डेप्रिसिएशन में यहां से न्यूमेरिकल बहुत बार देखा गया एग्जाम में, सक्सेशन वगैरह वाले केसेस में या बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन वाले केसेस में। मान के चलो दो कंपनी अमलगमेट कर गया, ठीक है, डीमर्जर वगैरह हुआ, तो उस केस में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिएगा यहां दो स्टेप में निकालते हैं। स्टेप 1 आप लिखे होंगे आई गेस यहां, ठीक है। स्टेप 1 हम लोग मानेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है, से अमलगमेशन हुआ ही नहीं है, नॉर्मली डेप्रिसिएशन जैसे निकालते थे ना आप निकाल लो। बट अब जो डेप्रिसिएशन निकाले वो बटेगा, ठीक है। मान लो दो कंपनी अमलगमेट हुआ है, तो ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी है, तो इनमें बांटिएगा। बांटने के लिए कौन सा रेशियो यूज करिएगा? तो नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज क्या? यूज्ड बाय ईच वन ऑफ देम। ध्यान दीजिएगा, इस पे भी आप न्यूमेरिकल किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद अगर आप आईटीसी क्लेम करते हैं, बोलिएगा एक एसेट खरीदे हम 10 लाख का, 1.8 लाख का जीएसटी है, अगर हम जीएसटी में उसका क्रेडिट ले लेते हैं 1.8 लाख का तो डेप्रिसिएशन 10 पे मिलेगा, क्रेडिट नहीं लेते हैं तो 11.8 पे। मतलब या तो टैक्स कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन लीजिए या आईटीसी, दोनों बेनिफिट साथ में नहीं मिलता है। ये बात जो यहां सुन रहे हैं वो जीएसटी में सेक्शन 16(3) में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद इधर हम काम का चीज पे बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। बोलिएगा गवर्नमेंट ग्रांट आपको देता है किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए। हम एक एसेट परचेज करते हैं 1 करोड़ का और गवर्नमेंट उसके रेस्पेक्ट में 40 लाख का ग्रांट दे देता है, तो 40 लाख तो रिकवर हो गया, तो कॉस्ट कितना मानेंगे? 60। बट अगर गवर्नमेंट ग्रांट किसी एक पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं देता है, 2-3 के लिए कंबाइंड दे देता है, प्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट एक कंपनी लॉस कर रहा था, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उसको ग्रांट दिया, इनकम। लॉस को मैच करने के लिए तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? इनकम। नेक्स्ट पावर जनरेटिंग यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, पावर जनरेटिंग यूनिट्स में स्पेशल प्रोविजन है। क्या स्पेशल प्रोविजन है? इन लोगों को ऑप्शन दिया जाता है। अभी तक हम लोग इनकम टैक्स में बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन निकालना है तो डब्ल्यूडीवी, ब्लॉक कॉन्सेप्ट, दो चीज। इन लोगों को बोला गया या तो वो फॉलो कर लो या फिर आप ब्लॉक मत फॉलो करो, आप इंडिविजुअल एसेट वाइज कैलकुलेट करो, और वो भी एसएलएम पे। बट जो भी ऑप्शन चूज करेंगे ना, एसएलएम इंडिविजुअल एसेट वाइज या ब्लॉक डब्ल्यूडीवी वाइज, जो भी चूज करेंगे वही फॉलो करना होगा। वैसे ये लोग कुछ भी चूज ना करे तो बाय डिफॉल्ट एसएलएम, स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया ना इनके लिए। नेक्स्ट इसमें लोग फंसते हैं यहां पर, तो ये भी सुनिएगा अच्छे से। मान के चलो हम एसेट परचेज किए इस साल और इसी साल बेच दिए, डेप्रिसिएशन में इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि 31 मार्च को मेरे पास है ही नहीं, कैपिटल गेन आएगा या कैपिटल लॉस आएगा। बट दिक्कत तब होता है ना जब एसेट हम कुछ दिन बाद बेचते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो सुनिएगा अच्छे से, एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। मान लो मेरा एक एसेट को हम परचेज किए थे, परचेज किए से 50 लाख में, डेप्रिसिएशन टिल डेट 10 लाख है, मतलब आज का वैल्यू कितना है? 40, और उसको हम बेचने जाते हैं
अब इसको हम बेचने जाते हैं तो हो सकता है सेलिंग प्राइस पहला केस में मेरे को मिले 35, दूसरा केस 42 और तीसरा केस 55। ध्यान दीजिएगा सबको, यहां पर रटिएगा मत कॉन्सेप्ट, अभी तक भी अगर आप नहीं समझे ये चीज तो अभी से समझ सकते हैं। सुनिएगा, परचेस प्राइस 50 था, डेप्रीसिएशन टिल डेट 10 लाख है, तो आज के दिन मेरा उसका वैल्यू है 40, हम बेचने का मिला 35। किसी को अगर याद हो तो बताइए क्या करेंगे आप? तो आप बोलेंगे 40 का चीज बिका 35 में, मतलब हम जो 40 सोच रहे थे ये 40 है नहीं। मतलब आप जो 10 लाख का डेप्रीसिएशन क्लेम दिखाएं आज तक, रियल में ये 10 नहीं, कितना होना चाहिए था? 15 होना चाहिए था। तो आप 5 का कम डेप्रीसिएशन लिए, तो ये 5 को आज क्लेम कर लीजिए टर्मिनल डेप्रीसिएशन। सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट, ये 40 का चीज बेचने गए 42 में मिला 42, मतलब देखा जाए तो ये चीज 42 का है, तो 50 का चीज 42 है, मतलब डेप्रीसिएशन 8 होना चाहिए था। आप कितना ले रखें? 10। आपको 8 लेना था, आप 10 ले रखें, 2 एक्स्ट्रा लिए। क्या करें? आप एक्स्ट्रा डेबिट किए 2 लाख, इनकम बना दे, बैलेंस कर दे, तो इस 2 लाख को आप क्या बोलते हो? बैलेंसिंग चार्ज। क्लियर है? और थर्ड केस बोलिएगा 50 का चीज था, डेप्रीसिएशन टिल डेट 10 है, बेचने के 55 मिला। तो पहला बात तो 50 का चीज 55 मिला, तो इमीडिएट कंक्लूजन है डेप्रीसिएशन होना ही नहीं चाहिए था। आप कितना डेबिट मार दिए? 10। ये होना ही नहीं था, तो 10 पहले इनकम बनाओ, और 4 और 5 ये गेन है, ओवर एंड अबव बिकेगा कॉस्ट, तो आपका कैपिटल गेन होता है। क्लियर है? ये प्रोविजन हर के लिए नहीं है, सिर्फ पावर सेक्टर के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? ऐसा डेप्रीसिएशन जिसका जितना मान के चलो डेप्रीसिएशन अमाउंट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो ऐसा डेप्रीसिएशन जिसको प्रॉफिट आप एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है उसको बोलते हो अनएब्जॉर्ब्ड। से मेरा डेप्रीसिएशन है 1 लाख का और प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन है 80,000, तो 80,000 का तो डेप्रीसिएशन आप एडजस्ट कर सकते हो, 20,000 जो एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन रह गया उसको बोलेंगे अनएब्सॉर्ब्ड। क्लियर है? और इसका ट्रीटमेंट कुछ सेट ऑफ चैप्टर के थ्रू बात होगा, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, ये ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ भी हम सेट ऑफ के थ्रू कराएंगे। नेक्स्ट 35 सुनिएगा, चैप्टर 30 सीरीज का बात कर रहे थे, 30 बिल्डिंग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात किया, 31 प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात किया, 32 इन सब का कैपिटल एक्सपेंडिचर धीरे धीरे डेप्रीसिएशन के नाम पे आया, 33 34 है नहीं, 35 में आपको मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीरीज। जैसे 35 सीरीज का हम बात कर रहे हैं, उसमें भी 35 का बात करें तो डोनेशन है। डोनेशन किस लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। पहले अलग अलग रेट होता था, आज बहुत सिंपल सा केस है। डोनेशन अगर आप इन हाउस करते हैं तो भी, सॉरी डोनेशन बोल रहे, रिसर्च आप इन हाउस करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च के पीछे जो खर्चा किए उसका भी डिडक्शन मिलेगा पूरा 100%। आप किसी और को, आउटसाइडर्स को डोनेशन देंगे तो भी मिलेगा, आईआईटी हो जाए, नेशनल लैब हो जाए, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च नहीं, स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी यहां कवर्ड था। क्लियर है? वहां भी 100, पहले अलग अलग रेट होता था, बट मान के चलना हम इन हाउस रिसर्च करते हैं तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे भी 100% है और कैपिटल पे भी 100 है, बट लैंड बिल्डिंग, लैंड पे नहीं है। ठीक है? लैंड पे ऐसे भी डेप्रीसिएशन नहीं है, तो यहां भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके अलावा एक और बात, आपको रिसर्च करने के पहले, मान लो आप आज कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके पहले से भी कुछ खर्चा किए हुए हैं लास्ट 3 साल में, तो वो भी आपको अलाउ हो जाता है। जैसे मटेरियल लगा, एम्प्लॉइज का सैलरी वगैरह लगा, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। हाउएवर न्यू स्कीम में ये आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट 35 एडी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक स्पेसिफाइड बिजनेस। यहां पर गवर्नमेंट बोलता है कि जनरली आप पीएल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट मारते हैं, अगर आप ये सब बिजनेस वगैरह करेंगे तो इनके रेस्पेक्ट में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी 100% पीएल में डेबिट मार देना। क्लियर है? इसमें से 4-5 बिजनेस वगैरह आपको याद होना चाहिए, जैसे होटल कितना था होटल में? 2 स्टार और अबव, हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड। ठीक है? बाकी वो वेयर हाउसिंग वगैरह था, क्रॉस कंट्री नेचुरल पाइपलाइन, ठीक है, सेमीकंडक्टर वेफर, तो 4-5 आपको याद होना चाहिए। बट यहां पर सुनिएगा अच्छे से, आपको 100% डिडक्शन दे रहे हैं,
तो आपको ये एसेट्स सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही यूज करना पड़ेगा। बोलेगा हम एक एसेट परचेज किए, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज किए और 2 साल बाद जाकर बेच दिए या नॉन स्पेसिफाइड में यूज कर रहे, तो आप जो बेनिफिट लिए बदला लेंगे, बट बदला लेने में 2 साल का डेप्रिसिएशन छोड़ के बदला लेंगे। याद है ना, इस पे न्यूमेरिकल किए आप। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एक और चीज, लॉक इन पीरियड यहां पर कितना है, 8 साल का। नेक्स्ट, क्योंकि आप 100% डिडक्शन ले लिए हैं तो इस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा और बात कर लें तो इसके रेस्पेक्ट में आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A भी नहीं मिलेगा। सेट ऑफ चैप्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे कि स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ यहां पर आपको 100% डिडक्शन मिलता है, बट लैंड का नहीं मिलेगा, गुडविल का नहीं मिलेगा और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का भी नहीं मिलता है। सेम वे जैसे 35 का बेनिफिट न्यू स्कीम वाले को नहीं है, 35 AD का भी न्यू बेनिफिट न्यू स्कीम वाले को नहीं है। 35D ये बात करेगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस कमेंस करने के पहले का खर्चा। अब ये खर्चा एक बार में अलाउ नहीं करते, धीरे धीरे अलाउ करते हैं, इसको एमोटाइज बोलेंगे अपने। अब ये खर्चा किसको अलाउ होता है, तो इंडियन कंपनी को या रेसिडेंट एसएससी को। कंपनी है इंडियन मिलेगा, या कंपनी नहीं है कोई और रेसिडेंट एसएससी है तो भी मिलेगा। अब कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक तो थ्योरी क्वेश्चन यहां बनेगा कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कौन कौन सा खर्चा को आप प्रीलिमिनरी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये 5 खर्चा पहले तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, वो जो भी खर्चा है वो प्रीलिमिनरी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नेक्स्ट मार्केट सर्वे करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस लिए, आप एमओए एलओए एओए वगैरह ड्राफ्टिंग करवाए लॉयर वगैरह से, तो ये सब का सब क्या है, प्रीलिमिनरी। ठीक है, या रेंट अग्रीमेंट बनवाए, प्रीलिमिनरी है, तो ये सब प्रीलिमिनरी है। और कंपनी में एमओए एओए आएगा, ठीक है, बनवाएं, प्रिंट करवाएं, आरओसी का खर्चा, प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू किए उसका खर्चा, ये सब क्या है मेरा प्रीलिमिनरी। और ये खर्चा को हम लोग धीरे धीरे अलाउ करेंगे, धीरे धीरे के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग अमाउंट जो भी आएगा उसको हम लोग 5 साल में अलाउ करेंगे 1/5 करके। अब क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकाले, तो डिपेंड करता है आप कौन हो। अगर आप नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एसएससी हो, से इंडिविजुअल हो, तो उस केस में क्वालिफाइंग अमाउंट निकलेगा एक्चुअल खर्चा या फिर जितना भी आप खर्चा कर रहे हैं प्रोजेक्ट में उसका 5%, विच एवर इज लोअर। ध्यान दीजिएगा, ये जो करेंगे इससे आपका डिडक्शन नहीं आएगा, इससे आपका क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा, उसका 1/5 ही आप क्लेम कर पाएंगे। अगर आप इंडियन कंपनी है तो उसके इसमें एक्चुअल खर्चा या फिर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ साथ कंपनी में 5% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड भी देखते हैं। तो एक्चुअल और 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल इंप्लॉयड, विच एवर इज हायर। नेक्स्ट, जब आप कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे तो कैपिटल इंप्लॉयड किस दिन का निकालेंगे, तो 31 मार्च का, ठीक है, मतलब साल के आखिरी दिन। नेक्स्ट, वीआरएस में अगर आप इंप्लॉइज को पेमेंट करते हैं तो ये खर्चा भी आपका कैपिटल नेचर का है, लमसम पेमेंट कर रहे हैं आप, एक बार में अलाउ नहीं होगा, 5 साल में 1/5 करके आप अलाउ करेंगे। क्लियर है? तो 35 सीरीज था ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीरीज। 36 में क्या होता है, बहुत सारा खर्चा का नाम लिखा होगा और ये खर्चा में छोटा छोटा कंडीशन है, हर खर्चे के साथ में एक कंडीशन होगा, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगा तभी आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो इंप्लॉइज का आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, अलाउ होगा, बट कैश में मत देना। बोनस वगैरह आप इंप्लॉय को पे किए, अलाउ होगा। एक तो बोनस कैश बेसिस में अलाउ होता है, 43B में दिखाएंगे, और दूसरा बोनस आपको प्रॉफिट के बदले नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप लोन लेते हैं एसेट परचेज करने के लिए तो पुट टू यूज करने के पहले का इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद का इंटरेस्ट को आप पीएल में डेबिट करेंगे। इधर ध्यान रखिएगा, पीएफ का बात सुनिएगा। पीएफ का बात अगर अपने कर लें तो पीएफ के रेस्पेक्ट में 2 चीज याद रखना होता है आपको। एक, पीएफ में इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है और एक होता है इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन।
प्रैक्टिकली इंप्लॉय का पैसा इंप्लॉय खुद पे नहीं करता है, इंप्लॉयर उसके सैलरी से काट कर जमा कर देता है। अब समझना, गवर्नमेंट चाहता है कि पीएफ में जो पैसा है इंप्लॉय का वो टाइम पे जमा हो। अकॉर्डिंगली अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में आप क्या सुने, खर्चा कब अलाउ होगा? बोलिएगा, इंप्लॉयर पीएफ में पैसा डाल रहा है, अक्रू हो गया, जमा नहीं किया अभी तक, अलाउ होगा क्या? नहीं, कैश बेसिस। तो ये बात 43B में सुनते हैं आप। याद है ABCD? ई से क्या था आपका? इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ये खासकर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिकली इंप्लॉयर आपके सैलरी से काट कर इंप्लॉयर ही जमा करता है। तो स्टेप वन में इंप्लॉयर के इनकम में इसको ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही इंप्लॉयर सैलरी से काटेगा इनकम में जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, और अगर इसको लग रहा है कि नहीं ये बेमतलब का जोड़ा गया तो जमा करिए ना आप तुरंत, और जैसे ही जमा करेंगे वो लेस भी होता था। इसका समरी बनाया, इंपॉर्टेंट है। और अगेन हम बोल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी पीजीपी का क्वेश्चन आता है ना तो 10 में से 4-5 बार ये ट्रीटमेंट रहता ही रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एनपीएस का बात उधर से कर लेंगे। हाँ, बोलिएगा इनकम टैक्स में बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट अलाउ होगा? हाँ, वो एक्चुअल खर्चा है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट वो अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ कंपनी एसएससी को अलाउ होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 साल में 1/5 करके। नेक्स्ट, एसटीटी वगैरह को हम लोग कैपिटल गेन्स चैप्टर में खर्चा नहीं बोलते, बट बोलिएगा ब्रोकर के लिए एसटीटी, मेरे लिए एसटीटी हो सकता है थोड़ा छोटा अमाउंट है, याद है ना, कैपिटल गेन में एसटीटी को खर्चा नहीं मानते, बट जिसका पीजीपी इनकम है, ब्रोकर है, उसके लिए तो ये मैसिव होता होगा, तो उन लोगों के लिए ये खर्चा अलाउ होगा। नेक्स्ट, बैड डेप्ट, हम लोग पहले भी बोले बैड डेप्ट को अपने खर्चा मानते, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को नहीं। बट बैड डेप्ट को खर्चा मानने का कुछ कंडीशन है। नंबर 1, वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। नंबर 2, वो ऑफर्ड फॉर टैक्स होना चाहिए। आई गेस ये भी लिखोगे आप। ऑफर्ड फॉर टैक्स का मतलब आप जिस एक्सपेंस को पीएल में डेबिट मारना चाहते हैं बैड डेप्ट बोल के, पहले वो आपके सेल्स वगैरह में आया होगा, तभी आप बैड डेप्ट क्लेम कर सकते हैं। बोलिएगा मेरे इनकम में आया ही नहीं था और नहीं मिल रहा इनकम, तो बोलिएगा मेरे इनकम में आया ही नहीं और वो पैसा मिल भी नहीं रहा है, तो बैड डेप्ट किस बात का? तो पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, दूसरा वो ऑफर्ड फॉर टैक्स होना चाहिए, मतलब वो आपके अकाउंट में पहले आया हो। नेक्स्ट, बिजनेस लिंक्ड होना चाहिए और अकाउंट्स में भी उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। बट आईसीडीएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यहां मैच करवाए थे हम और बोले थे, जैसे अकाउंट्स में आप पढ़ते होगे AS9 और रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि आपका सर्टेनिटी आए तभी आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना। क्या बोलते हो उसको आप लोग? सर्टेनिटी फॉर अल्टीमेट कलेक्शन, ऐसा कुछ था ना, है कि नहीं आपका अकाउंट्स में? नाटक है, अकाउंट्स में है ना, ऐसे ही होता है ना एक AS9 में आपके, ठीक है, वहां पे सर्टेनिटी आएगा तभी आप रिकॉग्नाइज करते हो, एल्स नहीं। आईसीडीएस बोलता है गुड्स के लिए तो सेम, बट सर्विस सेक्टर में, मेरे सेक्टर में अगर सर्टेनिटी नहीं है फिर भी मेरे को इनकम दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो इस चक्कर में अकाउंट्स और आईसीडीएस में गैप है। तो अगर आप इस रीजन से अकाउंट्स में अगर राइट ऑफ नहीं भी करते हैं तो भी वो खर्चा आपको अलाउ हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, बैड डेप्ट, जब अपने बैड डेप्ट हुआ तो डेबिट मारे, बैड डेप्ट रिकवर होगा तो इनकम बनाएंगे, और जो भी डीम्ड इनकम है वो 41 सीरीज में होता है। नेक्स्ट, 32 36 का बात हुआ। 37 ये जनरल एक्सपेंडिचर है, यहां पर कोई खर्चे का नाम नहीं लिखा होगा, यहां पर कंडीशंस होगा। कंडीशंस हम लोग बोले थे एनआरआई पे भरोसा ऑफेंस है, एन से वो खर्चा नॉट स्पेसिफाइड इन 32 36, आर से वो खर्चा रेवेन्यू इन नेचर होना चाहिए, आई से वो खर्चा इंकर्ड होना चाहिए, और इंकर्ड का मतलब था इंकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ना कि आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट। ये बात समझ आ रहा है? डिविडेंड अलाउ होता है क्या? नहीं, वो आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट है, हम लोग बोल रहे हैं इंकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है? इनकम टैक्स अलाउ होता है क्या? नहीं, वो आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट है, हम लोग फॉर बोल रहे हैं। तो पहला नॉट स्पेसिफाइड इन 32 36, आर से रेवेन्यू इन नेचर, आई से इंकर्ड होना चाहिए, पीई पर्सनल नहीं होना चाहिए, भरोसा से बी से बिजनेस का होना चाहिए, और लास्टली वो ऑफेंस नहीं होना चाहिए। अब यहां भी ध्यान रखिएगा, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
अलाउ होगा कि नहीं होगा? पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ अलाउ नहीं होगा। बोलिएगा आरओसी चार्जेस अलाउ होता है कि नहीं? डिपेंड करता है कौन सा, रेवेन्यू वाला होगा अलाउ होगा, कैपिटल वाला अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? जीएसटी अलाउ होगा, हाँ ये बिफोर अर्निंग प्रॉफिट है। इनकम टैक्स आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट है, वो अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बोलिएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अलाउ होगा, बट अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के ब्रोचर्स में ऐड करते हैं तो यहां अलाउ नहीं होगा, वो डिडक्शंस चैप्टर में चला जाएगा। क्लियर है? एक और बात, इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता है, बट लॉयर को फी पे किए फॉर इनकम टैक्स मैटर, वो इनकम टैक्स नहीं है, वो नॉर्मल खर्चा है, वो अलाउ होगा। इंपॉर्टेंट बोल के लिखवाएं इसको। ठीक है, चलिएगा। तो 30 to 37 हो गया। 30 to 36 स्पेसिफिक एक्सपेंस था, 37 जनरल, 38 अगर कोई खर्चा पार्टली बिजनेस है पार्टली पर्सनल तो बिजनेस पार्ट अलाउ होगा, पर्सनल पार्ट अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट लेग में आते हैं चैप्टर का 40 सीरीज। 40 क्या होता है? बेसिकली डिसअलावेंस सीरीज, इसीलिए बोले ताकि आप लोग खुश हो लो। ठीक है, सुनिएगा अच्छे से। 40 सीरीज में आते हैं तो 40 स्मॉल ए 1 ये बोलता है कि अगर आप इंडिया के बाहर पेमेंट करते हैं और अगर आपको टीडीएस काटना था, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इंडिया के बाहर पेमेंट करते हैं और आपको टीडीएस काटना था और आप टीडीएस नहीं काटे या काट कर जमा नहीं दिया, इन एनी केस गवर्नमेंट को मिला क्या? नहीं, तो गलती है आपका। और ये सब कब तक करना है? 31 मार्च तक क्या? नहीं, ये सब आपको कर देना है रिटर्न फाइलिंग डेट तक। तो अगर आपको टीडीएस काटना था, नहीं काटे या काट कर जमा नहीं करते रिटर्न फाइलिंग डेट तक, तो गवर्नमेंट बोलता है वो खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, 100% डिसअलाउ। ठीक है, इंडिया के बाहर का है तो। वैसे टीडीएस चैप्टर में जब जब जाओगे आप तो वहां पर ये बात पढ़ते हैं कि अगर हम टीडीएस बिना काटे जब पेमेंट कर दिए बट सामने वाला पे कर दिया तब अलाउ हो जाएगा, ये बात टीडीएस से लिंक होगा। इंडिया के बाहर है तो 100% डिसअलाउ होगा और इंडिया में है तो 30% डिसअलाउ होगा। क्लियर है? ये तो टाइम पास है, गवर्नमेंट बॉडीज पे भी सेम प्रोविजन है। नेक्स्ट 40 कैपिटल ए 2 ये बोलेगा दो आदमी को अगर आप दो पेमेंट करेंगे, दो आदमी रिलेटेड पर्सन और रिलेटिव, इसको अगर आप दो पेमेंट करेंगे एक्सेस या अनरीजनेबल, तो जितना एक्सेस है या जितना अनरीजनेबल है उतना डिसअलाउ हो जाएगा। बोलिएगा एसएससी अपने भाई बहन को सैलरी पे किया है 20,000 और सेम जॉब के लिए बाकी लोगों को 15,000 देता है, तो हम 5,000, जितना गलत है उतना डिसअलाउ कर रहे हैं। नेक्स्ट 40 कैपिटल ए 3 इंपॉर्टेंट है। 3 कंडीशन, अगर आप सिंगल डे में सिंगल पर्सन को सिंगल बिल के अगेंस्ट में 10,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं कैश वगैरह या बियरर चेक, अकाउंट पे ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? 100% डिसअलाउ कर देंगे। बोलिएगा 12,000 कैश में पेमेंट की एक दिन में एक आदमी को एक बिल के अगेंस्ट, तो पूरा 12,000 डिसअलाउ हो जाएगा। वैसे हां, इसमें 10 एक्सेप्शंस था, दबंग बिना ईगो बोले थे अपने, जैसे बैंक बंद है, बैंकिंग रूट से किए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए दे रहे हैं, ऐसे लोगों को पेमेंट करें जो विदाउट एड ऑफ पावर काम करते हैं, तो उसमें से 4-5 पॉइंट याद रखिएगा आप। ठीक है, कि उस केस में आप क्या कर सकते हैं? 10,000 से ऊपर कैश में दे सकते हैं। वैसे ये 10,000 कभी कभार 35,000 बन जाता था, किसके लिए? ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए। ठीक है, एक और बात अच्छे से सुनिएगा यहां पर, अगर मान के चलो क्या होता है कि मेरा कोई 15,000 का पेमेंट है, पे नहीं किए बट हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, तो अक्रूवल बेसिस पे आप क्लेम कर लिए और अगले साल जाके कैश में दे दिए, समझ आ रहा है? तो आप पहले क्लेम कर लिए और बाद में कसम तोड़े। कसम मतलब आप बोले थे ना 10,000 से ऊपर कैश में नहीं देंगे, तो अगले साल इसको हम लोग डीम्ड इनकम बना देंगे। क्लियर है ना? चलिए, बोलिएगा 2 बिल आया एक ही आदमी का, मेरा मिला के 10,000 देखेंगे या अलग अलग? अलग अलग, वो तो बोल ही दिया, सिंगल डे, सिंगल पर्सन, सिंगल बिल। 41 डीम्ड प्रॉफिट, कभी भी कोई खर्चा को अगर आप डेबिट मारे थे और वो खर्चा का कंडीशन तोड़े या वो खर्चा रिकवर हो गया, डीम्ड इनकम। नेक्स्ट, फॉरेक्स में अगर कोई चेंजेस होता है, मान के चलो कोई एसेट परचेज किया आप, जिस दिन परचेज किए उस दिन डॉलर का रेट अलग था, पेमेंट वाले दिन अलग हो गया, क्या करेंगे?
जो भी डिफरेंस है उसको एडजस्ट कर देंगे। वैल्यू बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ा लीजिएगा, गिर गया तो कॉस्ट कम कर लीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद 43B इंपॉर्टेंट बोलिएगा। 43B क्या बोलता है कि कुछ खर्चा जो होगा उसको हम सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस में अलाउ करेंगे। मतलब पे करोगे तो अलाउ होगा, नहीं पे करोगे तो अलाउ नहीं होगा। ये पेमेंट कब तक करना है, पहला बात। हाँ बहुत सही। तो ये नहीं कि मार्च तक पे करना है। चलिए आप मार्च तक नहीं भी पे करते हैं बट रिटर्न फाइलिंग डेट तक पे कर देंगे फिर भी अलाउ हो जाएगा। बोलिएगा रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद पे किए तो इस साल अलाउ नहीं होगा, बट पे तो हुआ है तो अगले साल आप क्लेम कर लेना। अब यहां कौन कौन सा खर्चा है, तो यहां पर अपने बोले था ना ए बी, चलिए लाइन से बोलिएगा। ए से था एनी सम पेएबल टू गवर्नमेंट, बी से बैंक्स को अगर अपने इंटरेस्ट देते हैं, सी से कमीशन वगैरह पे कर रहे हैं, डी से ड्यूटी लीव या लीव सैलरी दे रहे इंप्लॉय को, ई से इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ सुपरएन्युएशन फंड वगैरह, एफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट जी से गवर्नमेंट बॉडी था, रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं। और लास्टली जैसा बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वैसे ही एनबीएफसी से लोन लिए और इंटरेस्ट का पेमेंट। सुनिएगा, एक हम लोन ले रखे थे और लोन पे इंटरेस्ट अक्रू हो गया था। इस पे हम एग्जांपल लिखवाए करवाएं, सुनिएगा अच्छे से। एक लोन ले रखे हैं, उस पे इंटरेस्ट अक्रू हो गया था, पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बैंक के पास गए, बोले जो इंटरेस्ट पड़ा हुआ है ना उसको एक नया लोन में कन्वर्ट कर दो। बैंक वाला जो इंटरेस्ट था उसको इंटरेस्ट को एक फ्रेश लोन में कन्वर्ट कर दिया। बोलिएगा हम बोल दें इंटरेस्ट अब रहा नहीं मतलब पे कर दिए डेबिट, नहीं, ये अलाउ नहीं होता। इस पे लिखवाएं एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए 43CA, ऐसे तो 43CA आप कैपिटल गेन्स के साथ करते हैं, जस्ट अभी हम टच कर रहे हैं। 50C जब पढ़ेंगे ना कैपिटल गेन्स में, तो जो प्रोविजन कैपिटल गेन्स में 50C है एक नॉर्मल आदमी के लिए, वो बिजनेस वाले के लिए 43CA है। इसमें अमेंडमेंट भी है, ठीक है? तो ये 50C के साथ साथ करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट सेक्शन जो है आपका है 44 सीरीज। सुनिएगा, पीजीपी चैप्टर में दो तरीके से टैक्स निकलता है। एक एक्चुअल सिस्टम, एक्चुअल खर्चा एक्चुअल इनकम लेकर पीएल बना रहे हैं, और एक होता है प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव 44 सीरीज है। प्रिजम्पटिव में 44AA एडवांस अकाउंट्स बोले थे, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये बोलेगा किसको अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। तो पहले तो अगर आप नोटिफाइड पर्सन्स हो तब तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने ही है, क्लियर है? हाउएवर ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, नॉर्मल बुक्स तो सब कोई मेंटेन करते हैं, कुछ नोटिफाइड या प्रिस्क्राइब्ड बुक्स मेंटेन करना पड़ता अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करें तो। क्राइटेरिया क्या है प्रिस्क्राइब्ड बुक्स का? तो मान के चलना मेरा लास्ट 3 साल में हर एक साल 1.5 लाख से ऊपर का ग्रॉस रिसिप्ट है बिजनेस में, या मान के चलो मेरा न्यू बिजनेस है, लास्ट 3 साल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो और न्यू बिजनेस में उसी साल 1.5 लाख क्रॉस करे तो मेरे को प्रिस्क्राइब्ड बुक्स मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये तो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स का बात हुआ, नॉर्मल बुक्स का बात कर रहे तो डिपेंड करता है आप हो कौन। इंडिविजुअल एचयूएफ हो, नया बिजनेस है पुराना है, या कोई और हो। तो मान के चलो आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आपका पहले से बिजनेस प्रोफेशन है, तो हम देखेंगे आखिरी 3 में से किसी भी एक साल आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीप्ट सेल्स 25 लाख से ज्यादा है तो आपको बुक्स मेंटेन करना होगा। न्यू है, न्यू तो 3 में से एक साल बोलेंगे नहीं, इसी साल, इस साल 2.5 से इनकम ज्यादा है या सेल्स 25 लाख से ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए था। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ से मान लो एक कोई कंपनी है, उसको बुक्स कब मेंटेन करना है, या फर्म है, तो उसके लिए इनकम 2.5 लाख नहीं है, कितना है 1.2। अगर पुराना कंपनी है तो आखिरी 3 में से किसी भी एक साल ये फिगर क्रॉस हो जाए, इनकम 1.2 का या सेल्स 10 लाख का, वहां 2.5 लाख और 25 लाख था इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, बाकी लोग के लिए 1.2 और 10 लाख है। बट बोलिएगा नया फॉर्म है तो आखिरी 3 साल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इस साल इनकम 1.2 या ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ऊपर, क्लियर है?
बुक्स जनरली कितने दिन तक मेंटेन करेंगे? 6 साल तक। क्लियर है? इनकम टैक्स में हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि 6 साल का फाइल खुल सकता है नॉर्मली, तो 6 साल आपको मेंटेन करना होता है। इसके बाद 44 AB में आते हैं, इंपॉर्टेंट 44 AB ऑडिट ऑफ बुक्स, ये टैक्स ऑडिट का बात करेगा। क्वेश्चन उठता है किसको ऑडिट करवाना है? सैलरीड आदमी करवाता है क्या? नहीं, सिर्फ बिजनेस वाले ही करवाते हैं, पीजीपी वाले। वो भी कब? तो हम बोलेंगे अगर आपका बिजनेस है और 1 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है, ध्यान से सुनिएगा, अमेंडमेंट भी है। आपका 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है बिजनेस में, तो आपको ऑडिट करवाना होगा सीए से। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो 50 लाख से ऊपर है तब। हाउएवर ये तो नॉर्मल प्रोविजन है कि बिजनेस में 1 करोड़, प्रोफेशन में 50 लाख। इसके अलावा अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम से 44 AD, 44 ADA और 44 AE जो आप आगे पढ़ोगे, वहां पे जो इनकम लिखा हुआ है उससे भी कम क्लेम करते हैं कि मेरा इनकम है। जैसे 44 AD में 6% 8% है, आप बोलते नहीं हम 6-8% नहीं कमाए, 3% कमाए, तो प्रूफ करिए। प्रूफ करिए मतलब ऑडिट करवाइए। तो ऑडिट किसको किसको करवाना है? बिजनेस में नंबर 1 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, प्रोफेशन में 50 लाख, और नेक्स्ट जो लोग प्रिजम्पटिव स्कीम में अपना इनकम कम क्लेम कर रहे हैं वो। हाउएवर ये 1 करोड़ जो है ना, इसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया था और अब बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। मतलब नॉर्मली 1 करोड़ क्रॉस करने में आपको ऑडिट करवाना होता था, बट कुछ लोगों के लिए बोला गया 1 नहीं 10 करोड़ के क्रॉस करेगा तभी। 10 करोड़ कब? जब आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कैश में, टोटल ट्रांजैक्शन जो भी आपका रिसीवेबल है या पेएबल है, दोनों का रिसीवेबल टोटल का 5% या पेएबल टोटल का 5%, बोथ का हम बोल रहे हैं, आपका कैश में 5% से ऊपर नहीं है, तब जाकर आपके लिए 1 करोड़ नहीं 10 करोड़। गवर्नमेंट बोल रहा है अगर मान के चलो मेरा टोटल रिसीवेबल 1 करोड़ है, उसमें से 5% ही सिर्फ कैश में आता है, तो बहुत ज्यादा कैश नहीं है। हर चीज तो 95% हम क्या कर रहे हैं? बैंकिंग रूट से ही कर रहे हैं, तो किस बात का ऑडिट? पूरा तो बैंक में ट्रेल है ही मेरा। वैसे ये 5% सिर्फ वन साइड मत देखिएगा ध्यान से, मेरा रिसीवेबल का भी टोटल का 5% से ऊपर कैश में नहीं होना चाहिए और पेएबल का भी नहीं होना चाहिए। अगर दोनों साइड मेरा 5% के लिमिट के अंदर है तो मेरे को 10 करोड़ के बाद ऑडिट करवाना है, 1 करोड़ नहीं। पहले ये 5 था, फिर अमेंड होके 10 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके अलावा ऑडिट का बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट करना है? तो रिटर्न फाइलिंग डेट के 1 महीने पहले। रिटर्न फाइलिंग डेट होता है 31 अक्टूबर। क्लियर है? अमेंडमेंट था, पहले 30 सितंबर होता था, फिर अक्टूबर हो गया था। तो रिटर्न फाइलिंग डेट अब क्या है? 31 अक्टूबर, उसके 1 महीने पहले, तो 30 सितंबर तक आपको ऑडिट रिपोर्ट देना होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिजम्पटिव स्कीम में आए तो 44 AD बिजनेस वाले के लिए प्रिजम्पटिव स्कीम है। ये बोलता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और छोटे आदमी है, छोटा आदमी मतलब आपका ग्रॉस रिसीप्ट 2 करोड़ तक है, तो आप यहां आ सकते हैं। 2 करोड़ से ऊपर है, बड़े आदमी है, नॉर्मल स्कीम में जाइए, एक्चुअल पीएल बनाइएगा, एक्चुअल इनकम निकालिएगा। अगर 2 करोड़ तक है तो आप यहां आ सकते हैं, और यहां हम लोग आपके ग्रॉस रिसीप्ट का 1% को प्रेज्यूम कर लेंगे या एज्यूम कर लेंगे क्या? इनकम। अब वो परसेंटेज कितना है? 8%। बट अगर हम जो पेमेंट रिसीव करते हैं वो बैंकिंग रूट से करते हैं तो 8 नहीं 6%। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके अलावा मान के चलना दोनों ही है, से मेरा 1 करोड़ का काम हुआ है, 80 लाख चेक से आया, 20 लाख कैश से, तब कैसे निकालेंगे? तो 80 लाख जो चेक से आया है उस पे 6% का रेट, 20 लाख जो कैश में आया उस पे 8। ये करने के बाद जो आएगा अमाउंट वो इनकम है, उसमें से खर्चा मत माइनस करिएगा। जब हम बोल रहे 8% इनकम है, मतलब हम बाय डिफॉल्ट 92% खर्चा बोल रहे हैं आपको। तो ये जो फिगर है ये फाइनल आंसर है, इसमें से खर्चा वगैरह लेस नहीं होता है। नॉर्मल आदमी देखिएगा ये खर्चा लेस नहीं होता है। नेक्स्ट, नॉर्मल आदमी क्या होता है? एडवांस टैक्स साल में 4 बार देता है। इन लोगों के लिए एक ही बार होगा, वो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च वाला। नेक्स्ट, इनको बुक्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, डिटेल्ड बुक्स, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं इनकम। बट आप बोलते हो नहीं मेरा इनकम 6-8% से भी कम है,
तब अकाउंट्स मेंटेन करिएगा और ऑडिट भी करवाइएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट, अगर आप 44 AD के लिए एलिजिबल हैं और लगातार 5 साल तक ये फॉलो नहीं करते, से एलिजिबल है हम 2 साल तक 44 AD लिए, 3rd ईयर चले गए नॉर्मल स्कीम में, तो जिस साल साथ छोड़ें उसके 5 साल तक वापस इस स्कीम में हम आपको आने नहीं देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, बिजनेस वाले के लिए 44 AD था, प्रोफेशन वाले के लिए 44 ADA है। 44 AD में 2 करोड़ तक वाले लोग आते थे, 6-8% इनकम था। 44 AD में 50 लाख तक वाले लोग आएंगे और 50% इनकम होगा। क्लियर है? इसके अलावा एक और प्रिजम्पटिव होता है 44 AE, ये ट्रांसपोर्ट लाइन वाले लोगों के लिए। ट्रांसपोर्ट में भी कितने ट्रक तक वाले लोग? 10। अगर 10 ट्रक तक है तब आप 44 AE में आ सकते हैं, उससे ज्यादा है तो आप नॉर्मल स्कीम में जाइए। और यहां आएंगे तो हम देखेंगे कैसा ट्रक है आपका। अगर आपका हेवी गुड्स कैरेज है, हेवी गुड्स कैरेज मतलब जिसका वेट, ग्रॉस वेट 12,000 kg से ज्यादा है, तो अगर हेवी गुड्स कैरेज है तो हम पर कैरेज के लिए हम टन वाइज देखेंगे, 1,000 रुपया पर टन, ठीक है, फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ध्यान दीजिएगा यहां पर एक वर्ड मंथ, जब आप देखते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन सा ट्रक कितना दिन चला, चला नहीं चला मेरे को मतलब नहीं है। गाड़ी आपका ओनरशिप में है तो हर महीना और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए हम कितना ले लेंगे? पर टन 1,000 रुपया हेवी व्हीकल में। और अदर देन हेवी व्हीकल है तो अमाउंट फिक्स है, 7,500 रुपया पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, अगेन यूज्ड नहीं, ओन्ड। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इससे भी कम इनकम है, सेम बुक्स मेंटेन करिए और ऑडिट करवाइए। क्लियर है? नेक्स्ट, 40 स्मॉल बी, सुनिएगा अच्छे से पार्टनरशिप फर्म के बारे में। नॉर्मली आप बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो ना हो फर्क नहीं है। जब आप पढ़ते हैं पर्सन का डेफिनेशन तो वहां लिखा होता है फर्म रजिस्टर्ड और नॉट, बट यहां पर जब अपने आएंगे इनकम टैक्स बोलता है हम फर्म को फर्म तभी मानेंगे जब नंबर 1 आपका अग्रीमेंट हो, रिटर्न डीड होना चाहिए, और उसमें भी आप लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स होना चाहिए। और आप जब भी पहला रिटर्न भरेंगे ना, मान लो मेरा फर्म बना और फर्म बनने के बाद जब फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो डीड मेरे को देना पड़ता है। 2 टर्म पहले यहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है, डीड के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म को डीड कुछ सबमिट करना पड़ता है क्या डिपार्टमेंट को? हाँ, हर साल करना है क्या? नहीं। जब भी आप अपने जिंदगी में पहली बार रिटर्न भरेंगे ना फर्म का, तो फर्म का जो डीड है वो भी सबमिट कर दीजिएगा। अब सुनिएगा अच्छे से, फर्म से पार्टनर को 3 पैसा मिल सकता है, इसका आप समरी बनाए हुए। फर्म से 3 टाइप का पेमेंट आपको मिल सकता है। एक तो प्रॉफिट का शेयर, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट है, फर्म सेपरेट पर्सन है, तो फर्म के प्रॉफिट पे फर्म टैक्स देगा, तो ये पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाता है। नंबर भी याद रखने की कोशिश करिएगा, 10(2)(a). नेक्स्ट, फर्म अगर आपको कोई भी रेम्युनरेशन दे, सैलरी बोल दे, रेम्युनरेशन बोल दे, कुछ भी नाम दे, पहले तो वो आपका किस हेड में आएगा? सैलरी नहीं बोल सकते क्योंकि आप इंप्लॉय नहीं है, आप खुद में प्रिंसिपल हैं, तो ये आपके पीजीपी हेड में आएगा। सुनिएगा, फर्म जो आपको रेम्युनरेशन दे रहा है, फर्म तो डेबिट मार दिया, फर्म अपना खर्चा दिखाएगा, मतलब फर्म उस पर टैक्स नहीं दिया तो आप दीजिए, ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, प्रॉफिट पे फर्म टैक्स दे दिया है तो इसलिए आपके हाथ में एग्जम्प्ट किए, रेम्युनरेशन पे नहीं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलिएगा फर्म क्या किया होगा? अपना पीएल में डेबिट मारा होगा, तो फर्म टैक्स नहीं दिया तो आप टैक्स दीजिए, तो ये भी आपका क्या होगा? टैक्सेबल होगा। क्लियर है? हाउएवर, पहले तो कितना रेम्युनरेशन दिया जाएगा इस पे बात करते हैं। तो रेम्युनरेशन कितना आप दे सकते हैं उसके लिए हम लोग एक बुक प्रॉफिट निकालेंगे। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो जो नॉर्मल पीएल बनाते हैं आप बनाइए, पीजीपी चैप्टर का जो भी एडजस्टमेंट करना है करिए। हाउएवर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जितना पार्टनर को देना चाहो दे सकते हो, बट इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा हम 12% तक ही खर्चा अलाउ करेंगे। तो अगर पार्टनर को आप 15% इंटरेस्ट दियो तो पीएल में 12% ही जाएगा, 3% नहीं जाएगा। और रेम्युनरेशन जो है आप अभी से अपने मन से जो पे किए उसको हम लोग एड बैक करेंगे, हम लोग बताएंगे आप कितना दे सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद बुक प्रॉफिट आएगा,
और बुक प्रॉफिट में से आप हम लोग का हिसाब से 40B के हिसाब से एक परसेंटेज बताएंगे, वो रेम्यूनरेशन आप पे करना। वो कितना है? तो अगर आपका 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट है तो आप 90% या मॉनेटरी टर्म्स में बोले तो 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, उतना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। 3 लाख से ऊपर है तो 60। बोलेगा मेरा 4 लाख बुक प्रॉफिट है, तो पहला 3 लाख पे 90% या 1.5 लाख, तो हायर तो 90% आ रहा है, तो 2.7 लाख हुआ। और नेक्स्ट 1 लाख पे 60। नेक्स्ट अगर आपका लॉस है तो उस केस में प्रॉफिट वाला बात ही नहीं आएगा, तो 1.5 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा, ये तो हम बात कर ही लिए, ये कैपिटल वाला फिर से रिपीट करिएगा। एक फर्म है, फर्म वो अपने पार्टनर को 14% इंटरेस्ट पे किया, पीएल में डेबिट कर दिया है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 2% को एड बैक करेंगे। और मेरे को बताइएगा पार्टनर के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा। रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा, यहां एक एरर होता है तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा लीजिए। यहां पर फर्म पार्टनर को पे किया, 14% इंटरेस्ट पीएल में डेबिट कर दिया है, आपको बताना है फर्म के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा एज वेल एज पार्टनर के हाथ में क्या होगा। बहुत सही। तो पहले तो फर्म 14% डेबिट किया, 12 से ऊपर करने नहीं देते, तो 2 को एड बैक करेंगे। अब समझिएगा 14 में से फर्म को कितना अलाउ हुआ है? 12। 2 पे फर्म टैक्स दिया है, अकॉर्डिंगली पार्टनर से आप 14 पे टैक्स नहीं ले सकते। जितना फर्म डेबिट क्लेम किया उतने पे ही पार्टनर टैक्स देगा, तो पार्टनर के हाथ में सिर्फ 12% टैक्सेबल होगा। क्लियर? उसके साथ पीजीपी खत्म। हाँ, अपने एक बार 37 में अगर वापस से बात कर ले तो 37 जनरल डिडक्शन का बात करता था, और उसमें एक पॉइंट था कि एक्सपेंस हम लोग अलाउ करेंगे प्रोवाइडेड वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो या ऑफेंस ना हो। अब ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ऑफेंस को लेकर 3 और एक्सप्लेनेशन डाला गया या 3 क्लैरिफिकेशन दिया गया। हम लोग बोले कि अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं, इंडिया के अंदर करें या इंडिया के बाहर, अगर आप ऑफेंस कर रहे हैं या कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो उसका हम लोग खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। तो भी प्रोहिबिटेड बाय लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंडिया के अंदर हो इंडिया के बाहर हो। नेक्स्ट, ये तो प्लेन है। अगर आप किसी को परक्विजिट्स वगैरह दे रहे लॉ तोड़कर, जैसे फार्मा कंपनी डॉक्टर्स को मान के चलो कोई गिफ्ट दे रहा है ताकि वो डॉक्टर उनका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, जो कि मेडिकल रेगुलेशन मना करता है, तो अगर आप कुछ फ्रीबीज वगैरह दे रहे हैं, बेनिफिट्स वगैरह दे रहे हैं लॉ तोड़ते हुए, तो उसको भी हम लोग खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। एंड लास्टली, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस वाला खर्चा भी अलाउ नहीं करेंगे। बहुत बार होता है आप लॉ तोड़ते हो और आपको जेल अनाउंस हो जाता है, तो जेल के बदले आप पैसा भी दे सकते हैं, बट वो पैसा प्रोहिबिटेड बाय वायलेशन ऑफ लॉ के लिए है, तो उस पैसा को हम आपके पीएल में डेबिट नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसा हम लोग बोलते थे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स डिसअलाउ होता है। जब हम टैक्स बोलना चाहते हैं मतलब टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज और सेस वगैरह सब कुछ। इसके अलावा 43B हम लोग कैश पेमेंट, कुछ एक्सपेंसेस को हम लोग कैश बेसिस पे अलाउ करते थे, और उसमें था कि वो एक्सपेंसेस रियल में पे हो जाना चाहिए। अब मान के चलो मेरा इंटरेस्ट टू बैंक पेंडिंग है और हम बैंक को दे नहीं रहे, उसके बदले डिवेंचर्स इशू कर देते हैं, इंटरेस्ट को डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसको भी अलाउ नहीं होगा। मानते हैं इंटरेस्ट हट गया बुक से, अब डिवेंचर्स दिख रहा है, बट इंटरेस्ट हटना मतलब पेमेंट नहीं हुआ। यहां पर कैश बेसिस फॉलो होता है, एक्चुअली पेड। ठीक है।